हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि बेसिकली हम ग्लूकोज बनाते कैसे हैं, प्लांट ग्लूकोज बनाता कैसे है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये टूटेगा कैसे ग्लूकोज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। बेसिक पहले स्टार्ट करेंगे, जैसे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है। अब हम लोगों ने देखा था कि ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज हम लोगों ने बना लिया था फोटोसिंथेसिस में। ये कैसे बनता है, क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, कहाँ ब्रेक डाउन होगा, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं बेसिकली ग्लूकोज CO2 जो है वो CO2 जो है यहाँ रिलीज होगा और ATP यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस O2, सॉरी CO2 मैंने बोल दिया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीडेशन होगा इसका। ठीक है, और फाइनली हमको ATP मिलेगा। धीरे धीरे करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल within the cell to release energy for ATP synthesis is called as cellular respiration। ठीक है, तो हम सेलुलर रेस्पिरेशन को यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर का नाम है, बट जो टॉपिक्स हम यहां पढ़ेंगे, जो पाथवेज हम पढ़ेंगे वो यूनिवर्सल है। वो जरूरी नहीं कि प्लांट्स में अगर ETS हो रहा है या ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो वो मेरे अंदर भी हो रहा है, तुम्हारे अंदर भी हो रहा है। ठीक है, तो प्लांट स्पेसिफिक नहीं है। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट स्पेसिफिक था, बट इस चैप्टर में जो चीजें हम पढ़ेंगे वो यूनिवर्सल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर आप देखोगे द एनर्जी इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट। जो भी एनर्जी बनेगी, अगर मैं ह्यूमन हूं तो मुझे जो भी ATP चाहिए वो मेरे को ग्लूकोज में से मिलने वाला है। तो हर चीज के लिए एनर्जी हम इसमें से लेंगे। अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड दैट इज रिस्पायर्ड इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अल्टीमेट सोर्स जो है एनर्जी का वो फोटोसिंथेसिस है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको एनर्जी चाहिए तो अल्टीमेटली वो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यहां हम क्या देख रहे हैं, देखो लाइट एनर्जी से क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, अब हम प्लांट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ग्लूकोज बन रहा है, वो उसने क्लोरोप्लास्ट में से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर दिया रूट में। ठीक है, अब रूट के पास तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है। रूट को अगर कुछ भी करना है, कोई भी फंक्शन करना है, सेलुलर फंक्शंस करने हैं, तो ATP चाहिए। तो रूट इस ग्लूकोज को तोड़ेगी। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ेगी। कहां से तोड़ेगी? जो रूट के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उसमें टूटेगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होगा, वो हमको पता है साइटोप्लाज्म में होगा, और ETS साइकिल जो है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, और इसमें से हमको ATP मिलेगा। और जब ग्लूकोज टूटेगा तो CO2 रिलीज होगा। ये जो हम सांस छोड़ते हैं, वो जो CO2 रिलीज होता है वो यही CO2 होता है जो इसके ब्रेकडाउन से आता है, मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन से। ठीक है, तो ये बेसिक है, हम एक एक करके इसको डिटेल में जाएंगे। कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोगों ने देखा हुआ है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद बॉडी प्रेफर करती है फैट, और उसके बाद प्रोटीन्स, और फिर ऑर्गेनिक एसिड्स। नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में, जिसको बहुत कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं देखनी पड़ रही है कि 10 दिन से खाना नहीं खाया, 15 दिन से खाना नहीं खाया, अगर वो नॉर्मली लाइफ जी रहा है, उसको खाना पीना मिल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट इसमें ही चलता है लाइफ। कभी भी प्रोटीन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन हमारे बॉडी में कभी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब अगर कुछ लोग डाइटिंग करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व को खत्म करके फैट के रिजर्व को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब डाइटिंग के भी अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, वो हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, बट लाइफ में कार्बोहाइड्रेट और फैट के बीच में स्विच चलता रहता है। The energy released is not used directly but is used to synthesize ATP। ठीक है, अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है ग्लूकोज को तोड़ने में, वो डायरेक्टली यूज नहीं होगी, उसे हम ATP की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे
और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम उस एटीपी को यूज़ करेंगे सेलुलर फंक्शंस के लिए, ठीक है। व्हेन एनर्जी इज नीडेड एटीपी इज ब्रोकन डाउन, हेंस एटीपी एक्ट्स एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। जैसे हमारे कंट्री में रुपी करेंसी है, हर चीज़ के लिए रुपी यूज़ करना पड़ता है, उसी तरीके से बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन करना है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हमको एटीपी चाहिए। अभी मैं बोल रहा हूँ ये मोटर फंक्शंस मेरे माउथ के, मेरे ब्रेन के, मेरे आइज के, ये सब में एटीपी यूज हो रहा है। मेरा हाथ हिला रहा हूँ मैं, इसमें एटीपी यूज हो रहा है, कंटिन्यूअसली एटीपी यूज हो रहा है, ठीक है। और कितना फास्ट यूज हो रहा है आप सोचो, ठीक है। जब मैं सोच रहा हूँ हाथ आगे पीछे करूँ तब मैं आगे पीछे कर पा रहा हूँ। और सिर्फ एटीपी नहीं, कितने सारे मसल्स, कितने सारे प्रोटीन्स कंटिन्यूअसली एक सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ये काम चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अब ब्रीदिंग इन प्लांट्स, ठीक है, थोड़ा सा प्लांट्स का हम देखते हैं। किसके थ्रू ब्रीदिंग करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू ब्रीदिंग कर सकते हैं, मीन्स गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं। लेंटिकल्स के थ्रू, ये जो स्टेम में छोटे छोटे इस तरीके से आपको दिखते हैं, दीज आर लेंटिकल्स, इसके थ्रू वो ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। अब प्लांट में क्या है, वो CO2 भी लेता है कभी कभी, ठीक है, और O2 भी लेता है। जैसे ह्यूमन में क्या है, हम O2 इंस्पायर करते हैं और CO2 एक्सपायर करते हैं, कभी ये उल्टा नहीं होता। बट प्लांट में हो सकता है, जब वो लाइट रिएक्शन में है तो वो CO2 अपटेक करता है, और रात में जब वो उसी ग्लूकोज को तोड़ रहा है जो दिन में बनाया था, तो वो CO2 एक्सेल करता है, CO2 को रिलीज करता है, ठीक है। अब स्टोमेटा के थ्रू हो सकता है, लेंटिकल्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा जो है हम लोग डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये ओपन एंड क्लोज होता है, वो दूसरे चैप्टर में, तो यहां पर हम उसको नहीं देखते, ठीक है। वाई प्लांट्स नीड नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। क्यों प्लांट को कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है? ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस नीड्स, सो गैस ट्रांसपोर्ट इज वेरी लिमिटेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि ह्यूमन में हमने ऑर्गन सिस्टम बनाए हुए, मीन्स हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा कहां तक? लंग्स तक, ठीक है। ब्रीदिंग सिस्टम लंग्स तक ऑक्सीजन लेकर आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन को सब जगह पहुंचाने का काम किसका? सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। ब्लड का काम है कि ऑक्सीजन ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुंचे, चाहे वो पैर के सेल हो, ब्रेन के सेल हो, सबके पास वो पहुंचे, ठीक है। बट प्लांट में ऐसा नहीं है, प्लांट में सब अपना अपना इंतजाम सबको खुद करना है, ठीक है। प्लांट में सबको अपना अपना इंतजाम खुद करना है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। मींस रूट के सेल को अपना ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करना है और अपना ग्लूकोज खुद तोड़ लेना है। ग्लूकोज सप्लाई होगा फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स टू रूट्स, ठीक है, ग्रीन लीव्स में से बन के ग्लूकोज आएगा, बट जो सप्लाई है ऑक्सीजन का वो नहीं होगा, ब्लड नहीं है वहां, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, गैस एक्सचेंज इज वेरी लो एज कंपेयर टू एनिमल्स। दूसरा, उनको उतना ज्यादा फास्ट मेटाबॉलिज्म नहीं करना है, ठीक है, उनका गैस एक्सचेंज बहुत स्लो होता है, क्योंकि प्लांट वो ऐसा नहीं है कि अचानक से दौड़ने लगना है, उसको फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, कभी रेस्पिरेटरी रेट एकदम बढ़ा देना है, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया भागना है, नहीं, अर्थक्वेक आ गया तो उधर ही खड़े रहना है प्लांट को, तो ठीक है। तो इनका जो गैसेस एक्सचेंज बहुत लो होता है, तो इनको कोई ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत भी नहीं। लीव्स आर अडेप्टेड फॉर मैक्सिमम गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग दिस O2 इज रिलीज्ड विद इन द सेल, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होता है, CO2 अपटेक किया जाता है, और O2 एज ए बाई प्रोडक्ट हमने पढ़ा था रिलीज होता है इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मोस्ट लिविंग सेल्स हैव कॉन्टेक्ट विद एयर, दे आर लोकेटेड क्लोज टू प्लांट सरफेस। उसके बाद जो भी प्लांट के सरफेस है, चाहे स्टेम है, रूट है, वो एयर के साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं और वहीं से वो जो है ऑक्सीजन या CO2 ले सकते हैं। इन स्टेम लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स बीनीथ द बार्क, दे आल्सो हैव लेंटिकल्स, ठीक है, इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग सेल्स होते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टेम में, रूट में पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो लूजली पैक होते हैं, जिनके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, और वो एयर स्पेसेस के थ्रू वो पास ऑन कर जाते हैं, ऑक्सीजन उधर से निकल जाती है। अब बात करें अगर हम लोग यहाँ पर
तो आप देख रहे हो कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन होगा, CO2 रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, कंप्लीट कंबशन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहां पर बनेगी, ये आपने देख लिया। उसके बाद ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबोलिज्म नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। ठीक है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स, इट इनेबल्स सम स्टेप टू कपल रिलीज एनर्जी टू एटीपी सिंथेसिस। मींस ग्लूकोज में जो इनबिल्ट एनर्जी है उसको हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। ठीक है, जिससे हम उसका मैक्सिमम एनर्जी को यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड CO2 वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज्ड। तो जब रेस्पिरेशन होगा ऑक्सीजन यूज होगा, ग्लूकोज ऐसे सबस्ट्रेट चाहिए, क्या क्या निकलेगा वहां से, CO2 निकलेगा, वाटर रिलीज होगा और एनर्जी। एक ग्लूकोज से हमको अगर हम लोग नॉर्मली बोले तो 38 ATP हमको मिलने वाला है। वो कैसे मिलता है वो हम आगे के स्टेप्स में देखेंगे। ठीक है, सर्टेन ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू एनारोबिक कंडीशंस। कुछ ऑर्गेनिज्म एनारोबिक कंडीशन मींस ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट वहां पर कुछ चीजें बदल जाती है, पाथवे बदल जाते हैं, एनर्जी कितना मिलता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। सम आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रह सकते हैं और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो स्विच कर लेते हैं। कुछ ऑब्लिगेट होते हैं, मतलब ऑक्सीजन, जैसे हम ऑब्लिगेट एरोब है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्रो करेंगे, अगर नहीं है तो मर जाएंगे। ठीक है, बट फैकल्टेटिव वाले नहीं मरेंगे, वो स्विच कर लेंगे। ठीक है, तो हम ऑब्लिगेट एरोब है। उसी तरीके से कुछ ऑब्लिगेट एनारोब भी होते हैं कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए उनको, ऑक्सीजन अगर आ गई तो उनका काम खत्म। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही वो ग्रो करेंगे। अब हम इन टर्म्स में खो जाने वाले हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है सेल के अंदर एंटर कर गया है, अब उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस, जिसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर ग्लूकोज जो है सेल में एंटर किया, कुछ मल्टीपल स्टेप्स हुए और ये जो मल्टीपल स्टेप्स हो गए पायरुवेट बना। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। ये जो स्टेप्स है, कितने स्टेप्स होंगे, 10 स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो ये 10 स्टेप्स हमको पढ़ने हैं और ग्लूकोज दैट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, मतलब 2 पायरुवेट बनेंगे एक ग्लूकोज से। और कहां हो रहा है ये, साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, पूरी तरीके से नहीं टूटा। 6 कार्बन का था, 6 कार्बन से तोड़ के हमने 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाए। ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, समझ गए, इसको कोई ऑक्सीजन से लेना देना नहीं है, ऑक्सीजन हो या ना हो ग्लाइकोलिसिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट ओवरऑल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ये काम तो कर ही रहा है, बट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। आगे वाले जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस से एब्सेंस से फर्क पड़ता है। ग्लाइकोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहां होता है ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट्स स्कीम वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट ने मिलके ये स्कीम दिया। ठीक है, ये पाथवे बताया, गुस्टाफ एम्डन, जैक्यूब परनास एंड ओटा मेयरहोफ। इसलिए इसका EMP, इसको हम लोग EMP पाथवे भी बोलते हैं, इनके नाम के ऊपर इसको EMP पाथवे रखा हुआ है। ठीक है, इन एनारोब्स इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, जो एनारोब है। ठीक है, देखो आप यहां पे देखोगे, अब ग्लूकोज आया सेल में, पायरुवेट बना। अब पायरुवेट के बाद 2 ऑप्शन है, पायरुवेट के पास 2 ऑप्शन है। क्या, या तो वो ऑक्सीजन अगर नहीं है, नो O2 प्रेजेंट, तो वो फर्मेंटेशन में चला जाए।
ठीक है, और इथेनॉल या लैक्टेट बनाए। इथेनॉल फर्मेंटेशन हो सकता है, लैक्टेट फर्मेंटेशन हो सकता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ये पायरूवेट, और पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होके ये एनर्जी बनाएगा। ठीक है, तो इसके पास ये दो ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑक्सीजन प्रेजेंस और एब्सेंस वो आगे काम करेगा। अगर एनारोब है तो उसके पास यही पाथवे है। ठीक है, उसके आगे वो इसमें चला जाएगा। ठीक है, उसका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा। ये भी हम डिटेल में आगे एक एक करके पढ़ेंगे। अब इन प्लांट्स ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि प्लांट ने ग्लूकोज बनाया और ग्लूकोज को लीव्स ने सुक्रोज में कन्वर्ट करके उसे भेज दिया अलग अलग पार्ट्स में, तो सुक्रोज का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, क्योंकि वो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, और उसमें टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कौन सी एंजाइम यूज होगी, इन्वर्टेड। दीज टू मोनोसेक्राइड रेडिली एंटर ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ठीक है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज फ्रक्टोज, एंड दे विल एंटर द ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी पाथवे। So glucose and fructose are phosphorylated to form glucose 6-phosphate by the enzyme hexokinase। तो सेल में एंटर हुआ ग्लूकोज या फ्रक्टोज। ठीक है, हम लोग ग्लूकोज का ही मान के चलते हैं, हेक्सोज को अभी हम लोग नहीं मानते। ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। कौन सा एंजाइम यूज होगा, हेक्सोकाइनेस। ठीक है, उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। ठीक है, अब ये कितने स्टेप्स हैं, ठीक है, ये कितने स्टेप का प्रोसेस है हमारा ग्लाइकोलिसिस, इट्स ए 10 स्टेप प्रोसेस। हम ग्लूकोज को 10 स्टेप में, 6 कार्बन के ग्लूकोज को हम लोग 10 स्टेप में 3 कार्बन का बना पाते हैं। मीन्स काफ़ी हम लोग धीरे धीरे करके उसको तोड़ रहे हैं, एकदम से नहीं तोड़ रहे। नहीं तो मैं एक ही स्टेप में तोड़ सकता था। क्यों मैं उतने स्टेप्स यूज कर रहा हूं, इसका आंसर आप सोचो। नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि क्यों हम एक ग्लूकोज को जो 6 कार्बन का है उसे हम तोड़ नहीं रहे एक ही बार में 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में। इजीली कर सकते हैं, बट नहीं, हम 10 स्टेप्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज से कन्वर्ट होकर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। स्टेप टू में क्या होगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर ये चैप्टर आपने शुरुआत किया था, बोला था एनर्जी बनेगी, ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी बनेगी। यहां तो एनर्जी यूज हो रही है, एक एटीपी यहां यूज हो गया, एक एटीपी यहां यूज हो गया। ये तो उल्टा हो रहा है, उल्टा नहीं हो रहा है। इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, है ना। बिजनेसमैन लोगों को समझ में आता है ना। क्या करते हैं, पहले कोई भी पैसे कमाने की चीज है तो पहले थोड़ा डालना तो पड़ेगा तो रिटर्न आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये जो है वो इन्वेस्टमेंट फेज है, अभी पे ऑफ फेज आएगा, मतलब रिटर्न आना स्टार्ट होगा। तो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बना। ठीक है, इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू 6-फॉस्फेट, ठीक है, इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट एटीपी इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, फर्स्ट स्टेप पे एटीपी यूज होगा और थर्ड स्टेप पे एटीपी यूज होगा। आगे चलते हम लोग। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो थर्ड स्टेप में बना, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो पीजीएल बनाए, ठीक है, या फिर वो डीएचएपी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, या फिर वो फॉस्फोग्लिसराइड बनाए। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्टेबल है। मान लो फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट से जो 6 कार्बन का है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि ये 5th स्टेप हो गया। ठीक है, 4th स्टेप से ये 5th स्टेप हो गया, ये इंटर कन्वर्जन जो है वो 5th स्टेप हो गया। अब या तो मान लो कि ये 2 बन गए या ये 2 बन गए, इंटर कन्वर्ट हो गए, ये बन सकते हैं। और अगर आगे एनर्जी की जरूरत नहीं तो ये सेल में किसी और चीज में काम भी लग सकते हैं। ठीक है, अगर सेल को ऐसा लगता है कि भाई इतना अभी हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो डीएचएपी किसी और चीज में काम आ सकता है। ठीक है, तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इंटरलिंक्ड है सारे पाथवे। ठीक है, अब मैं ऐसा मान लेता हूं
कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से, जो कि 6 कार्बन का था, 2 मॉलिक्यूल बन गए पीजीएल के 3-3 कार्बन के। तो आगे की जो कैलकुलेशन होगी वो 2 के हिसाब से हमें करनी पड़ेगी। अब यहाँ की ये कैलकुलेशन करें, 6 स्टेप पीजीएल से बना बीपीजीए, ठीक है, कितना 2 बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एनर्जी बनना स्टार्ट हो गई, देखो पे ऑफ फेज स्टार्ट हो गया। अब एनर्जी बनने लगी, कितनी, NADH2 बने, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे ना भाई, क्योंकि 2 पीजीएल से 2 ये बनेंगे, तो यहाँ पे 2 NADH2 बनेंगे। उसके बाद बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा यहाँ पर आपका ATP, ठीक है। अब ATP बन गया, यहाँ पर कितने बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर PGA से कन्वर्ट होके 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, और 9 स्टेप फॉस्फोग्लिसरेट से, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है। ATP is also formed when phosphoenol pyruvate converts into pyruvic acid, ठीक है, समझ गए। इसको जरा समराइज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ ATP बना, ठीक है, 7 उधर ATP बना था, इसको मैं थोड़ा समराइज करता हूँ, जरा देखो यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप देखो, ग्लूकोज आया, ठीक है, ATP यूज होके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। नेक्स्ट स्टेप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। उसके बाद ATP फिर यूज होके फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना, ठीक है, यहाँ पर एक ATP यहाँ यूज हुआ, एक ATP यहाँ यूज हुआ। उसके बाद 5th स्टेप में 2 ऑप्शन थे, ठीक है, कुछ में भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेलुलर एनर्जी बैलेंस, ठीक है। किसी एक को पकड़ लेते हैं, मान लो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट को हम लोग पकड़ लेते हैं, PGL को, यहाँ पे NADH2 बनेगा, 2 के हिसाब से 2 बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर ATP बनेगा। उसके बाद ट्राइओस फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम बोल सकते हैं PGA, वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, और फाइनली वो बनेगा PEP, और फिर फाइनली एंड में बनेगा पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड हमको एंड में मिलेंगे। अब जरा एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। यहाँ एक ATP यूज हुआ, यहाँ एक ATP यूज हुआ, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का, तो एक ही यूज होगा। इसके बाद यहाँ पर NADH2 बना, कितने बनेंगे, कितने हैं ये 2 है, ठीक है, क्योंकि ये 6 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, तो 2 बनेंगे, ठीक है। मान लो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो ऐसे हमारे पास 2 है, ठीक है। तो 2 NADH2, एक NADH2 से कितना एनर्जी मिलता है, 3 ATP, 3 से 6 ATP हो गया, ठीक है। उसके बाद ये भी 2 का होगा, तो यहाँ पे 2 बनेंगे ATP, कितने हो गए 8, और यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल हो गए, 2 × 2 है, इसलिए यहाँ पे कितने बनेंगे 10। टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, 10 ATP का होगा, ठीक है। 2 NADH2 के थ्रू आ रहे हैं, मतलब 2 NADH2 बन रहे हैं, और 4 ATP बन रहे हैं, 4 ATP बन रहे हैं, 2 NADH2 बन रहे हैं। प्रोडक्शन नेट फायदा कितने का होगा, यहाँ पर 2 ATP यूज भी हो गए, ठीक है, तो नेट फायदा कितने का हुआ, 8 ATP का यूज फायदा हमको यहाँ पर हुआ है, ठीक है। प्रोडक्शन का अगर पूछेंगे तो 10 ATP बना, बट नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, 8 ATP का हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 ATP यूज हो गए। इस स्टेप के बाद हम लोग सबको इंटू 2 करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 कार्बन को 3 कार्बन में 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब पायरुविक एसिड के पास 3 रास्ते हैं, या तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जाए, या तो वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाए, या फिर वो एरोबिक रेस्पिरेशन क्रेब्स साइकिल में एंटर करे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो 3 रास्ते में जा सकता है, लैक्टिक एसिड, एल्कोहलिक और एरोबिक। हम एरोबिक को फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 रास्ते हो गए हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।